हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 2 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए समाचार पत्रों से, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, साथ ही साथ आकाशवाणी के महत्वपूर्ण इनपुट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। और आज अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में चर्चा करेंगे, यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन सा बन गया है, इस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ में यहां पर देखा जाए गोवा का तीसरा जिला कौन सा बन गया है, हाल ही में देखा जाए तो गोवा का तीसरा जिला गठित किया गया है, वो जिला कौन सा है, उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। और चर्चा स्टार्ट करने से पूर्व जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसको हम लोग पहले रिवाइज भी करेंगे। और आपके लिए सूचना ये है कि ये जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। इस मासिक पैकेज में देखा जाए तो आपको प्रतिदिन वीडियो क्लास मिलती है, डेली यहां पर आपको वीडियो क्लास मिलती है, ठीक है। प्रतिदिन आपको वीडियो क्लास मिलती है, डेली आपको क्लास पीपीटी और क्लास की पीडीएफ शेयर किया जाता है। प्रतिदिन आपको प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, और वो पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। साथ ही साथ यहां पर हम लोग चर्चा करें, डेली आपको 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट, 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। महीने के एंड में यहां पर देखें तो आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी आपको दिया जाता है। और यहां पर चर्चा करें तो 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है। इसके साथ साथ में जो यूपी स्पेशल प्लस बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और ये सारी सुविधाएं देखा जाए इस मासिक पैकेज में शामिल है। ये सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं। हमारे वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ 25 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए मात्र 25 रुपए में, महज 25 रुपए में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें, आपके वॉलेट में जो कॉइन होते हैं, आप वॉलेट का जो कॉइन है उसको आपके वॉलेट में, जैसे आप घटना चक्र की किताबें खरीदते हैं तो किताबों के ऊपर क्यूआर कोड दिया होता है, लिखा रहता है 50 रुपए डिस्काउंट पाए या 50 रुपए कैशबैक पाए। वो जो 50 रुपए कैशबैक वाला है, उसी क्यूआर को स्कैन करके आपको अपने वॉलेट में कॉइन ऐड करना होता है। उसी कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना, तो ये मूल्य घट कर देखा जाए तो लगभग 18 रुपए 75 पैसे हो जाते हैं। और इस 18 रुपए 75 पैसे में आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं जनवरी महीने का, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके लिए सूचना। अब चलते हैं हम लोग अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे, चर्चा करेंगे उस पर, साथ ही साथ उसका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पर देखें, पहला पॉइंट जो हमने देखा था कि काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला और एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। इस पॉइंट पर हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना जो है, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। दूसरी भारतीय, तो पहली भारतीय कौन थी? पहली भारतीय यहां पर देखा जाए मिताली राज पहली भारतीय थी। आगे देखें, जो तरुण गर्ग, ये हुंडई मोटर इंडिया, जो हुंडई मोटर है ना, जो आप कार वगैरह देखते हैं हुंडई के, तो हुंडई मोटर्स इंडिया जो है उसके सीईओ बने हैं, ठीक है। एमडी और सीईओ का पदभार इन्होंने संभाला है। और यहां पर चर्चा कर ले कि 29 वर्षों में इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक। हुंडई मोटर इंडिया के सीईओ और एमडी बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं तरुण गर्ग, जो इस पद पर पहुंचे हैं। आगे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, गौतम अडानी ने विद्या प्रतिष्ठान में देश के पहले गैर सरकारी एआई उत्कृष्टता केंद्र शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई का उद्घाटन किया है, ठीक है। अब ये शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई जो है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गौतम अडानी के द्वारा। महाराष्ट्र में
इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? विद्या प्रतिष्ठान में। आगे चर्चा करें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जल सेवा आकलन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत होगा क्या कि 26 जनवरी 2026 तक जो ये जल सेवा है इसका आकलन को पूरा करना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुलिसकर्मियों के रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा विश्लेषण के लिए AI आधारित एक ऐप विकसित किया है, जिस ऐप का क्या नाम है? यक्ष ऐप इस मोबाइल ऐप का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था है, आपसे मुख्य परीक्षा में सवाल पूछ ले तो वहां पर आप इस AI ऐप को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखें, यहां पर चर्चा करें पीठासीन अधिकारियों की जो अखिल भारतीय 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा की मेजबानी में लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। और कब से कब तक आयोजित होगा? 19 से लेकर 21 जनवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इस पॉइंट पर भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। साथ ही साथ यहां पर देखें तो गोंडा जिले में स्थित रामसर स्थल पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी महत्व और जैव विविधता संरक्षण के हेतु देखा जाए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक, ये जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है ये कहां पर अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अवस्थित है और इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो पार्वती अर्गा स्थल है ये एक रामसर साइट भी है। ठीक है, रामसर साइट भी है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित रामसर साइट है। आगे चर्चा करें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो है इन्होंने UN के इतिहास में पहली बार हिंदी भाषा में नववर्ष का संदेश जारी कर विश्व शांति का आह्वान किया। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में पहली बार जो UN के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। अब ये एंटोनियो गुटेरस देखा जाए तो किस देश के निवासी हैं? ये पुर्तगाल के निवासी हैं। ठीक है, पुर्तगाल के निवासी हैं एंटोनियो गुटेरस। आप कमेंट में बता सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र जो दिवस होता है, ये दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखें, कश्मीर के बारामूला जिले में जो जहनपोरा गांव है, यहां पर कुषाण काल से संबंधित लगभग 2000 वर्ष पुराना प्राचीन बौद्ध स्थल जिसमें स्तूप और मठ शामिल है, इसकी खोज की गई है। ठीक, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे देखा जाए जो कश्मीर का प्राचीन इतिहास है, कश्मीर का प्राचीन इतिहास भी उजागर होता है। और कुषाण काल से संबंधित जैसे कुंडलवन कश्मीर में जो बौद्ध समिति की बैठक हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति वो कहां पर हुई थी? वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और लगभग उसी टाइम पीरियड का यहां पर ये बौद्ध मठ और स्तूप प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इस वजह से जो कश्मीर का इतिहास है उसको जानने में, उसको और ज्यादा विस्तृत तरीके से जानने में ये एक अहम खोज सम्मिलित होगा यहाँ पर। आगे चर्चा करें जोहरान ममदानी के बारे में, तो जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं जिन्होंने शहर के इतिहास में पहली बार कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली है। ठीक है, तो कुरान की शपथ देने वाले ये पहले मेयर बन गए हैं जोहरान ममदानी। ये दक्षिण एशियाई मेयर है, साथ ही साथ पहले मुस्लिम मेयर भी है न्यूयॉर्क सिटी के। तो इतने पॉइंट पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब आइए चलते हैं, देखते हैं आज के क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट पर एक एक कर चर्चा करें। सबसे पहले जस्टिस मिशन 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर देखा जाए ये जो जस्टिस मिशन 2025 है ये एक अभियान था। ठीक है, एक सैन्य अभ्यास था। जस्टिस मिशन 2025 के नाम से ये अभ्यास किया गया। किसके द्वारा किया गया था? ये चीन के द्वारा अभ्यास किया गया था। ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया गया। जो ताइवान है, ताइवान को 5 तरफ से चीन ने घेरा और उसके बाद अपने जो मिसाइल थे, मिसाइल का परीक्षण करना स्टार्ट किया, साथ ही साथ दबाव बनाने का प्रयास किया एक तरीके से देखा जाए ताइवान के ऊपर। लेकिन ताइवान भी कम नहीं ठहरा, उसने जो चीन के लड़ाकू विमान थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया, उनको लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद एक बटन दबाने की देरी थी कि जो चाइना का दावा था कि उसके जो लड़ाकू विमान है उनको कोई भी रडार ट्रेस नहीं कर सकते, ताइवान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट डाले कि देखिए हमने किस तरीके से सारे चाइनीज जो प्लेन है उनको इंटरसेप्ट करके रखा था। ठीक है, हालांकि अगर जो ताइवान के द्वारा जो लॉक किया गया था और उसके बाद में विमानों को नुकसान पहुंचाया जाता तो ताइवान जो चीन है वो रिटेलिएट करता ही करता, फिर उसके बाद में जो युद्ध है वो और भीषण रूप ले सकता था। लेकिन वहां पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चीन के द्वारा ताइवान के आसपास जो समुद्री और हवाई क्षेत्र में आयोजित किया गया था अभ्यास, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जस्टिस मिशन 2025। ठीक है, तो चीन ने जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास 2 दिनों तक ताइवान के आसपास समुद्री और हवाई क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। इसमें चीन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों ने पार्टिसिपेट किया। यहां पर चर्चा करें इस अभ्यास का लक्ष्य क्या था? जो PLA है, पीपुल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, इसकी नाकाबंदी क्षमता प्रदर्शित करना, ताइवान की स्वतंत्रता समर्थक विदेशी हस्तक्षेपकारी ताकतों को चेतावनी देना। जो विदेशी ताकतें हैं जो ताइवान को कहती हैं कि ठीक है आप
मतलब जब चीन कब्जाने के प्रयास करता है तो विदेशी ताकतें जो होती हैं वो ताइवान के सपोर्ट में खड़ी होती हैं, तो उनको चेतावनी देने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया गया था। आगे चर्चा करें, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट ये लागू हुआ है, आंशिक रूप से ये लागू हो चुका है और यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो देश में खेल प्रशासन से जुड़ा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट गुरुवार 1 जनवरी को आंशिक रूप से लागू हो गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को ये आंशिक रूप से लागू हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी है और जो गवर्नेंस एक्ट है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, ये लागू हो चुका है। यहां पर चर्चा करें इसके तहत होगा क्या, तो इसके तहत केंद्र सरकार ने उन प्रावधानों को लागू कर दिया है जिसके तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखा जाए जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका गठन किया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल है उसका गठन किया जाएगा। इन सब के लिए जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। कुछ अन्य प्रावधान देखते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पिछले साल 18 अगस्त को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, ये जो एक्ट है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, ये पिछले साल देखा जाए 18 अगस्त को इसको अधिसूचित किया गया था और अधिसूचना में ये प्रावधान था कि इसके जो प्रावधान है आंशिक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। और वो प्रावधान देखा जाए, डेट आई तो डेट आने के बाद में जब 1 जनवरी 2026 लगा तो उसके प्रावधान लागू भी हो गए। यहां पर देखा जाए जो एनएसबी है इसमें एक चेयरपर्सन और सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स लॉ, दूसरे संबंधित क्षेत्रों का खास जानकारी एवं प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त होगा। आगे चर्चा करें, ये नियुक्तियां एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी। जो नियुक्तियां होंगी ना, ऐसे नहीं कि केंद्र सरकार किसी को भी बना दे, केंद्र सरकार किसी को भी बना दे, ऐसा नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। जैसे सिलेक्शन कमेटी होती है ना कि कोई प्लेयर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट खेल रहा है, वहां पर पता चला कि सिलेक्शन कमेटी के कुछ बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं, किसी प्लेयर को देखा कि बहुत अच्छा खेल रहा है तो उसको चुन लिया। विजय हजारे ट्रॉफी में कोई बैठा हुआ है सिलेक्शन कमेटी का बोर्ड मेंबर, पता लगा वो बहुत अच्छा परफॉर्म वहां पर कोई प्लेयर कर रहा है तो उसको नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ही सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यहाँ पर जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। ज्ञातव्य है कि नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लाने का कवायद जो हुआ था ये 1975 में ही स्टार्ट हो गया था। यहाँ पहली बार देखा जाए जो नेशनल स्पोर्ट्स बिल लाया गया था इसकी कवायद 1975 में ही शुरू हो गई थी और अब देखा जाए जो ये नेशनल स्पोर्ट्स बिल है ये एक्ट का रूप ले चुका है और इसके प्रावधान लागू हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। ये है नागेश कपूर जी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं फोटो में, ये नागेश कपूर जी हैं, ये बन गए हैं भारत के एयर मार्शल नागेश कपूर अब बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, चर्चा करते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी को एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद को संभाल लिया है। नागेश कपूर दिसंबर 1986 में वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन हुए थे। उनके पास फाइटर और ट्रेनर विमान उड़ाने का अनुभव भी है। यहाँ पर चर्चा करें, इससे पहले वे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है यहाँ पर एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ के रूप में कार्यरत थे। ठीक, नागेश कपूर को इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित भी किया गया था। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो नागेश कपूर जी हैं ये जो यहां पर देखा जाए जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं इनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरो जोन में शामिल होने वाले जो 21वां सदस्य है वो कौन बन गया है, तो बुल्गारिया। यहां पर देखा जाए जो बुल्गारिया है ऑफिशियली अब यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। ठीक है, चर्चा करते हैं। बुल्गारिया ने नए वर्ष के पहले दिन यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है और यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। ठीक है, सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बुल्गारिया की मुद्रा अभी जो तत्कालीन यहां पर देखा जाए मुद्रा है, इसका नाम क्या है, लेव। पूछ सकता है कि लेव किस देश की मुद्रा थी। लेव जो थी ये बुल्गारिया की मुद्रा थी और बुल्गारिया की राजधानी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यहां पर देख सकते हैं जनवरी महीने तक यानी कि अगले 1 महीने तक देखा जाए ये चलन में यूरो के साथ रहेगी, लेकिन फरवरी से क्या हो जाएगा, फरवरी 2026 से पूरे तरीके से यूरो देश की अकेली वैध मुद्रा बन जाएगी। ठीक है, चर्चा करें। वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद यूरो जोन में शामिल होना बुल्गारिया सरकार की प्राथमिकता रही थी, लेकिन देखा जाए तो 2007 से और 2026 हो गए लगभग, यहां पर देखा जाए तो 19 से 20 साल लग गए यूरो जोन में शामिल होने में। ठीक है, 1 जनवरी 1999 यानी कि 1 जनवरी 1999 को आधिकारिक रूप से यूरो जारी होने के बाद 11 देशों में यूरो जोन स्थापित हुआ था।
यानी कि जो 11 देश थे, यूरोपियन कंट्री थे, इन्होंने क्या बनाया, एक यूरो जोन बनाया। अब इस यूरो जोन जो था, इस यूरो जोन में, मतलब यूरो जोन का मतलब क्या, कि इनकी जो मुद्रा है वो सेम होगी, ठीक है, मुद्रा जो होगी वो सेम होगी, ये है यूरो का सिंबल। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में इस जोन में 27 सदस्य हैं। जो यूरो जोन है, यूरो जोन में 27 सदस्य हैं, लेकिन उस 27 सदस्यों में 6 सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक यूरो जोन को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक, वो कौन कौन से देश है, स्वीडन है, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, हंगरी है, रोमानिया है, डेनमार्क है। इन्होंने अभी तक यूरो को अपनाया नहीं है, इनकी अपनी मुद्रा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया है। यहां पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, इसके द्वारा अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया गया है। ये है लोगो और ये है शुभंकर, ठीक है, शुभंकर यहां पर देख सकते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को अपना नया लोगो और शुभंकर जारी किया है। नया लोगो राष्ट्र के विकास के आंकड़े के महत्व को दर्शाता है। मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर सांख्यिकी यहां पर देखिएगा, याद रखिएगा, ये जो लोगो है ना, ये लोगो सांख्यिकी, इसका नाम क्या है, सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी कौन से मंत्रालय का लोगो है, नया लोगो, तो यहां पर आप बता सकते हैं शुभंकर, नया शुभंकर कौन सा है, सांख्यिकी है। ठीक, चलिए आगे देखें। यह नया शुभंकर एक नागरिक केंद्रित चरित्र है जिसे देश भर के लोगों के लिए आंकड़ों को सरल, समझने योग्य और आकर्षक बनाने के लिए बनाया गया। यहां पर आप देख सकते हैं, एक हाथ में इसने टैब ले रखा है, उस टैब में सारे आंकड़े दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए एक तरीके से यह शुभंकर जो है, यह नागरिक केंद्रित चरित्र को दर्शाता है, जिससे देश भर के लोगों के लिए आंकड़े को सरल एवं समझने योग्य तथा आकर्षक बनाने के लिए बनाया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। एक लॉन्चर से 2 प्रलय लॉन्च करने का प्रक्षेपण जो था वो सफल हुआ है। ठीक, एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल लॉन्च करने का प्रक्षेपण सफल रहा है। चर्चा करते हैं। डीआरडीओ ने 31 दिसंबर को एक ही लॉन्चर से एक के बाद एक प्रलय मिसाइल को 2 सफल प्रक्षेपण किया। यहां पर देखा जाए, अब इसके सेना में जल्द शामिल होने, मतलब जल्द शामिल किए जाने का रास्ता भी खुल गया है। प्रलय ठोस ईंधन आधारित स्वदेशी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये याद रखना है कि जो प्रलय मिसाइल है, ये प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। यहां पर चर्चा करें, इसमें अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन प्रणाली सम्मिलित है जो उच्च सटीकता सुनिश्चित करती है। यह विभिन्न पावर हेड ले जाने और अलग अलग दिशाओं पर प्रहार करने में संभव है। यहां पर खास बात यह हो जाती है कि 1 टन के पेलोड जो होता है, 1 टन के पेलोड के साथ 5 टन की यह मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी तक तय कर सकती है। पेलोड आधा कर दिया जाए तो ये 500 किलोमीटर की दूरी भी भेज सकती है, ठीक है, 500 किलोमीटर दूर कोई लक्ष्य है तो उसको भी प्रलय मिसाइल भेज सकती है। चलिए आगे चलते हैं। चावल उत्पादन में अब भारत जो है ये नंबर 1 बन गया है। चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। यहां पर देखा जाए, इंडिया जो है, ये इंडिया, इसने चीन को पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 28% से ज्यादा हो गई है। यहां पर देखा जाए 28% से ज्यादा वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी हो गई है। चर्चा करें, अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में चावल का उत्पादन बढ़कर कितना, 15.2 करोड़ टन होने की अनुमान यहां पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, जो 2025 का वित्त वर्ष है, 2025 का वित्त वर्ष, इस दौरान यहां पर 15.2 करोड़ टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जबकि चीन का उत्पादन जो है ये 14.6 करोड़ टन रह सकता है। चीन का उत्पादन कितना, 14.6 करोड़ टन रह सकता है। इसी के साथ चीन जो है, चीन दूसरे स्थान पर, चीन का दूसरा स्थान, सेकंड रैंक, और पहले स्थान पर कौन, पहले स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। आगे चर्चा करते हैं। देखा जाए यह पहला मौका है जब भारत का उत्पादन चीन से अधिक होगा। भारत 172 देशों को चावल निर्यात भी करता है। भारत देखा जाए, भारत से चावल का निर्यात बहुत से देशों में किया जाता है। लगभग 172 देशों में भारत चावल का निर्यात करता है। यहां पर देखा जाए, दुनिया में धान की लगभग 1.23 लाख किस्में पाई जाती हैं। लगभग 1,23,000 किस्म पूरी दुनिया में धान की पाई जाती है, जिनमें से अकेले 60,000 किस्में भारत पे ही पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं कुशावती के बारे में। अब ये जो कुशावती है, कुशावती गोवा का तीसरा जिला बनेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के लिए कि जो कुशावती है, कुशावती पहले क्या था, गोवा में 2 जिले थे, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। अब गोवा में तीसरा जिला बनाया जाएगा। जो दक्षिणी गोवा है उसको तोड़कर, दक्षिणी गोवा को तोड़कर यहां पर देखा जाए कुशावती को तीसरा जिला बनाया जाएगा। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि कुशावती हाल ही में चर्चा में रहा कुशावती
निम्नलिखित में से किस राज्य में बना एक नया जिला है? ऐसा सवाल पूछे तो याद रखिएगा कुशावती गोवा में तीसरा जिला बना है। गोवा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए कुशावती नामक एक नए जिले के गठन की घोषणा की है। यह कदम राज्य के दक्षिणी भाग में प्रशासनिक सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णायक कदम साबित होगा। यहाँ पर देखा जाए इस जिले का नाम प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है। जो प्राचीन कुशावती नदी है उसी के नाम पर इस जिले का नाम कुशावती रखा गया है। यहाँ पर देखा जाए वर्तमान में गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। कुशावती गोवा का तीसरा जिला होगा जो दक्षिणी गोवा से निकालकर अलग किया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना असम। ठीक है, तो यहां पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। महत्वपूर्ण क्यों है वो हम आगे देखेंगे। जो 8वां राज्य वेतन आयोग है इसको गठित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? परीक्षा सवाल डायरेक्टली पूछा आपसे, तो असम जो राज्य है, असम राज्य। यहां पर देखा जाए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि केंद्र सरकार के जो प्रावधान है वो अभी लागू भी नहीं हुए हैं और इसने अपनी सारी सिस्टमैटिक प्रक्रिया को अपनाना स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, असम सरकार ने एक सक्रिय कदम उठाते हुए अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। असम के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखा जाए ज्ञातव्य है कि 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी थी। नया आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली संभावित नई वेतन संरचना पर काम करेगा। इसी के साथ असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा से पहले ही अपना राज्य आयोग गठित कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो केंद्र सरकार है उसके जो वेतन आयोग होते थे वो गठित हो जाते थे, उसके बाद उसके प्रावधान लागू हो जाते थे और उसी को फॉलो करते हुए राज्य जो थे वो सक्रिय भूमिका निभाते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र के प्रावधान लागू भी नहीं हुए हैं, उसके पहले ही राज्य असम राज्य जो है ये पहला राज्य बन गया है जिसने अपना वेतन आयोग गठित कर दिया है। यहाँ पर देखा जाए आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वेतन आयोग के गठन तथा उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करती हैं। असम सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि वे केंद्र की प्रतीक्षा किए बिना अपने कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और राज्य के बजट को समय पर व्यवस्थित करना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि आयोग का गठन हो गया है लेकिन इसकी सिफारिशों को लागू करना पूरी तरीके से राज्य सरकार का अंतिम अनुमोदन पर निर्भर करेगा। आयोग पहले डेटा जुटाएगा, विभिन्न कर्मचारियों संघों से बात करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में हम अपने अंतिम पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि बुद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं उन अवशेषों पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ ए अवेकेंड वन एक विशेष प्रदर्शनी है जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय की भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के पिपरावा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा जिन्हें शाक्य वंश से जुड़ा माना जाता है। ठीक है, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 जनवरी 2026 को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आयोजन स्थल राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त बनाना है। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पिपरावा, यहां से बौद्ध स्तूप मतलब जो बौद्ध पवित्र अवशेष थे ये प्राप्त हुए थे और वर्तमान में देखें तो दिल्ली, ठीक है, और कलकत्ता का जो संग्रहालय है यहीं पर ये अवशेष रखे हुए हैं। ठीक, और उन्हीं अवशेषों की प्रदर्शनी कहां पर लगाई जाएगी? यहां पर देखा जाए दिल्ली में लगाई जाएगी। और किस नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है? तो लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ ए अनवेकेंड वन, इसी नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जो भगवान बुद्ध की जो अवशेष हैं उन पर स्थापित प्रदर्शनी है। आगे चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया जा रहा है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, सारनाथ वाराणसी में, नई दिल्ली में या बोधगया बिहार में। क्वेश्चन नंबर 2 है 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है या मध्य प्रदेश बना है, असम बना है या बिहार बना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, असम, गोवा या सिक्किम? कुशावती कहां का तीसरा जिला बनेगा? कमेंट में बताइए। चौथा सवाल है कि अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बनेगा? चीन, भारत, वियतनाम या थाईलैंड? और अंतिम सवाल है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफल प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, पानी के भीतर मार करने वाली टॉर्पिडो है
या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ICBM है। तो किस प्रकार की मिसाइल है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रलय मिसाइल जो हाल ही में DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया है, एक के बाद एक 2 टेस्ट फायर किए गए, ये किस प्रकार की मिसाइल है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई आपका फीडबैक रहा करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक है। मैं पर्सनली आपके कमेंट बॉक्स चेक भी करता हूँ, आपके कमेंट लेता भी हूँ, जो जेन्युइन सवाल होते हैं उनके जवाब भी देता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से देखा जाए कोई सवाल रहे आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, और सवालों का उत्तर कंपलसरी है आप सभी का देना वीडियो के एंड में, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।